ठीक है जी दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। द बेसिक चैलेंज क्या है कोई भी बिजनेस का? सर्वाइवल। भैया सर्वाइवल तो करना है, लेकिन आपके पास दो एबिलिटी होनी चाहिए, एबिलिटी टू चेंज एंड एबिलिटी टू प्रॉस्पर। सर बढ़ो भी और बदलो भी। फिर बिजनेस इन्वॉल्वमेंट मीन्स ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर विच एक्सर्ट सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन योर बिजनेस। Then business, a successful business have to do this three thing, IAR, identify, appraise and respond। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, अप्रेज करो यानी इवेल्युएट करो, फिर उसको रिस्पॉन्ड करो। फिर ग्लोएक एंड जॉब की डेफिनेशन के अंदर दो वर्ड इंपॉर्टेंट थे, कल करके आपको कोई डेफिनेशन आ गई जिसमें थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी वर्ड आ गया, तो ग्लोएक एंड जॉब की डेफिनेशन है इंटरनल इन्वॉल्वमेंट वो फैक्टर होते हैं विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल वो होते हैं विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर सर अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, CDMI, कॉम्प्लेक्स, डायनामिक्स, मल्टीफेसेट एंड I स्टैंड्स फॉर फार रीचिंग इम्पैक्ट आता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट हमने पढ़ा था कि सर हमें सब्जेक्ट क्यों करना चाहिए। पहली चीज़, सबसे पहले मार्केट में जो अंदर जो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए, आपको एक डायरेक्शन मिले ग्रोथ एंड एक्सपांशन के लिए, फ्यूचर मैप मिल जाए, इमेज बिल्डिंग हो, कंटिन्यूस लर्निंग हो, और कंपटीशन से मीट करने के लिए। लिस्ट और भी बड़ी हो सकती है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, मेरे और ऑर्गेनाइजेशनल इन्वॉल्वमेंट, मैं और इन्वॉल्वमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सर बहुत सिंपल है सर, हम रिसोर्सेज चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, फिर हम इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज करते हैं, और सर पावर एंड इन्फ्लुएंस भी एक्सचेंज करते हैं। अच्छा, फिर आपका सवाल है सर कैसे करते हैं? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सर लिखित तौर पे देता हूँ, कई बार कोई फॉर्म वगैरह फिल करके, शॉप एक्ट लाइसेंस लिया, ड्रग लाइसेंस लिया, लीकर लाइसेंस लिया, तो इस तरीके से मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। दूसरा है कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स, किसी को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और कई बार कलेक्टिव रिस्पॉन्स। फिर सर गोल क्या है? गोल अपना यूपीएस है, यूपीएससी नहीं सर, अपना गोल क्या है? यूपीएस। यू स्टैंड्स फॉर सबसे पहले सर अंडरस्टैंड द सिचुएशन, फिर सर पी स्टैंड्स फॉर प्रोवाइड इनपुट एंड एस स्टैंड्स फॉर फैसिलिटेट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। सबसे पहले समझो, इनपुट दो, और फिर स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ। फिर मैंने आपको फ्रेमवर्क बताया था, फ्रेमवर्क के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं? इनिशियल व्यू लेते हैं, फिर ऑडिट करते हैं, और बाद में एक्सप्लिसिट कंसिडरेशन देते हैं। फिर इन्वॉल्वमेंट स्कैनिंग मैंने बताया, इन्वॉल्वमेंट स्कैनिंग कैसे करने का? तो सर सबसे पहले इवेंट आइडेंटिफाई करो, सर कोरोना इज एन इवेंट। ट्रेंड देखो, जैसे मैंने आपको इंडिया और जिम्बाब्वे के मैच के बारे में बताया था, इश्यूज बताए थे, जैसे कि लोकल एरिया के अंदर लेट से मैकेनिक नहीं, तो आपने मैकेनिक की शॉप ओपन कर ली। एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करो, तो लोग सर्वे में एक्सपेक्टेशन ही पूछते हैं। आइए सर अपन नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग आप स्टॉप कर सकते हैं। नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो भैया ये दो रिकॉर्डिंग मर्ज करके आप मुझे भेजिएगा बाद में। एलिमेंट ऑफ माइक्रो, माइक्रो यानी कि सर स्मॉल, माइक्रो मीन स्मॉल विच इज विद इन द कंट्रोल और विच इज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सर ये कुछ ऐसे फैक्टर है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर ये इमीडिएटली आपको इम्पैक्ट देते हैं। मेरे को एक बात बताइए, जो मैक्रो लेवल की पॉलिसी आपको थोड़ा लेट रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन आपकी अगर कस्टमर के साथ, एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप खराब हो गए तो इमीडिएट इम्पैक्ट दिखकर आता है। तो आइए पढ़ते हैं माइक्रो फैक्टर। माइक्रो इन्वॉल्वमेंट इज रिलेटेड टू स्मॉल एरिया और इमीडिएट पेरीफेरी। सर इमीडिएट पेरीफेरी है, इमीडिएट पास में, अपने बिल्कुल एकदम नज़दीक है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। माइक्रो इन्वॉल्वमेंट इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली एंड डायरेक्टली। सर ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप खराब, बिजनेस खराब, कस्टमर के साथ छोड़, एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप खराब, बिजनेस खराब। भैया पॉलिसी अगर कोई चेंज होती है ना तो उसका इंपैक्ट बहुत देर से दिखता है। तो रेगुलरली और डायरेक्टली किसका इंपैक्ट आता है? ये एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर माइक्रो एलिमेंट हैं जो रेगुलरली और डायरेक्टली इंपैक्ट देते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज टास्क इन्वॉल्वमेंट। एमसीक्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क है सर ये अपना, टास्क इन्वॉल्वमेंट बोला जाता है इसको। ठीक है जी, समझ में आया आपको? माइक्रो के अंदर, माइक्रो वो है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, ये डायरेक्टली और रेगुलरली इंपैक्ट आपको प्रोवाइड करते जाते हैं, और इसको बोला जाता है टास्क इन्वॉल्वमेंट। क्यों बोला जाता है? बस बोला जाता है। फिर इसके अंदर पहला एलिमेंट आता है कस्टमर। कस्टमर तो आप सभी जानते हैं, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क होता है दोस्तों। मैं अगर होलसेलर हूं तो मेरा कस्टमर कौन हो गया? रिटेलर। पर कंज्यूमर कौन हुआ? जो सर फाइनली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ एप्पी फिज, आपको एप्पी फिज का बैकग्राउंड दिख रहा है, मैं मैन्युफैक्चरर एप्पी फिज का। तो मेरा कस्टमर कौन है? मेरा कस्टमर होलसेलर और रिटेलर, वो मेरा कस्टमर है। और कंज्यूमर कौन है? सर इंडिविजुअल, फाइनल पर्सन। तो कस्टमर एंड कंज्यूमर अलग है। कंज्यूमर हमेशा सुप्रीम पोजीशन पे रहता है। आइए पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकनर द एम ऑफ द बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। एक बात बताइए साहब, सिर्फ बिजनेस क्रिएट करके फायदा नहीं, रिटेन भी करना है। आप भी आपके घर के आसपास कोई होटल वगैरह देखते होंगे जो सदियों से चलता आ रहा है, सदियां बोलना गलत है सर, डेकेड से चलता आ रहा है, 10 साल 20 साल 30 साल से चल रहा है,
तो उन्होंने क्या किया, नए कस्टमर बनाए भी और कस्टमर को रिटेन भी किया। पीटर ड्रकनर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, कस्टमर बनाओ भी और उसको रिटेन भी करो। ऐसा नहीं है, आपने कभी किसी ढाबे पर खाना खाया है, कई कई ढाबे ऐसे रहते हैं ना जिनका खाना लाजवाब रहता है, लेकिन कई ढाबे का खाना एकदम घटिया रहता है। क्यों घटिया खाना बनाते हैं वो, उनको पता है कि भैया हाईवे पर ढाबा है अपना, ये गाड़ी जाएगी, ठीक है, कोई चांसेस नहीं है कि अगली बार भी अपने पास आएगा, तो काय को इसके ऊपर खर्चा करना, कस्टमर लॉयल्टी गेन करना। लेकिन वही होटल, वही रेस्टोरेंट अगर आपकी सिटी में है तो उसको पता है ये कस्टमर रिपीट कस्टमर बन सकता है, तो उनकी सर्विसेज में फ़र्क रहता है। तो कस्टमर भैया सबसे पहले रिटेन करना है आपने, उसको पहले तो बनाने हैं और रिटेन करने। कस्टमर में नॉट बी द कंज्यूमर बता दिया है। अ कंज्यूमर ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन, तीनों चीज़ें बता दी मैंने आपको कि भैया बिजनेस में चाहते क्या है हम पीटर ड्रकनर के हिसाब से। भैया ड्रकनर साहब बोलते हैं कि कस्टमर बनाओ और उसको रिटेन करो। कस्टमर और कंज्यूमर अलग हो सकते हैं, कंज्यूमर सबसे सुप्रीम है। फिर भैया आता है कॉम्पिटिटर। दोस्तों करेक्शन करना, कॉम्पिटिटर इज द सेकेंड पॉइंट एंड ऑर्गेनाइजेशन इज द थर्ड पॉइंट। और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 पॉइंट आते हैं। तो भैया कॉम्पिटिटर आप सभी को पता है, कॉम्पिटिटर भी मैक्रो लेवल का नहीं है सर, ये एक्सटर्नल नहीं है, इंटरनल ही है। इंटरनल कैसे बोल सकते हो सर आप इसको, इंटरनल कैसे बोल सकते हो, इंटरनल एज इन मैक्रो फैक्टर है सर, ये मैक्रो फैक्टर है, सॉरी आई एम सो सॉरी सर, ये माइक्रो फैक्टर है। कस्टमर का इम्पैक्ट इज अ माइक्रो फैक्टर। अगर आपका कस्टमर है तो भैया माइक्रो फैक्टर है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो भी ये भी माइक्रो फैक्टर है। सर कॉम्पिटिटर माइक्रो फैक्टर कैसे हो सकता है सर, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो किसको परेशान करेगा, किसको कम्पीट करेगा, सिर्फ मुझको ही करेगा ना, पूरे की पूरी इकोनॉमी को तो हिला नहीं देगा। तो जो कॉम्पिटिटर है, कस्टमर है, ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय है, ये सब माइक्रो लेवल के फैक्टर में से गलती से मैक्रो निकल गया, मैक्रो नहीं है माइक्रो है। कॉम्पिटिटर, कस्टमर माइक्रो लेवल पे। फिर सर तीसरा आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन भी माइक्रो है सर। मेरा एक है आदित्य शर्मा क्लासेस, मैंने आदित्य शर्मा क्लासेस ओपन करी, तो बेटा आदित्य शर्मा क्लासेस ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन होगा, ओनर्स होंगे, अगर मैं इसको लिस्टेड कंपनी बना दूँ, इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे जो मेरी कंपनी को संभालेंगे, इसमें एम्प्लॉय रहेंगे, काम करेंगे, तो ये सब भी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, भी माइक्रो है। और क्या ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, ऑब्वियसली सर। एम्प्लॉय अगर निकम्मा निठल्ला निकला तो सर मेरी ऑर्गेनाइजेशन डूबेगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्वार्थी निकले तो शेयर होल्डर का पैसा डुबा देंगे, शेयर होल्डर अगर कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे मेरी ऑर्गेनाइजेशन डूब जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि सर ये तीनों अगर कुछ भी एक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन डूबेगी। और ऑर्गेनाइजेशन क्या है सर, माइक्रो फैक्टर है। ये तीनों अगर अच्छा परफॉर्म करे तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉस्पर करेगी, और ऑर्गेनाइजेशन क्या है, माइक्रो फैक्टर है। 3 चीजें सीखी सर माइक्रो के अंदर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड ऑर्गेनाइजेशन। चौथा है मार्केट। बेटा यह मार्केट आप लोगों के लिए माइक्रो कंसेप्ट में लिखा है। अब ये थोड़ा एक डिबेटेबल पॉइंट बन सकता है कि सर मार्केट यानी कि तो मैक्रो लेवल है, मार्केट तो सबके लिए ओपन है। बेटा यहाँ पे मार्केट का मतलब है आपके लिए जो मार्केट आपने ओपन करके रखा है, तो जितना मार्केट आप ओपन करोगे वो आपके लिए ओपन है, ठीक है। पूरे के पूरे मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपने कितना मार्केट ओपन किया है अपने लिए। तो ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है ये मैक्रो है या माइक्रो है। ये माइक्रो है एक एंगल से, एक एंगल से मैक्रो है। सर हमको क्या करना है, आपको माइक्रो ही लिखना है। इसको क्या लिखेंगे बेटा आप, इसको माइक्रो ही लिखने वाले हैं। बात समझ में आई, क्योंकि सर मार्केट मैंने मेरे लिए कितना ओपन किया है ये उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो। फिर सर सप्लायर, सप्लायर भी एक इंडिविजुअल पर्सन है, माइक्रो फैक्टर एंड इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं टायर बनाता हूँ, ठीक है, मैं टायर बनाता हूँ। तो ये टायर बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक सप्लायर रहेगा, लेकिन ये सप्लायर बैठा है केरल में, ठीक है। वो वहाँ से लेकर मेरे पास मटेरियल लेकर आएगा, तो बीच में कैसे मटेरियल पहुँचाएगा सर, ट्रक के थ्रू प्रोवाइड करेगा। तो ये जो ट्रक की सर्विस प्रोवाइड करने वाला है इसको बोला जाएगा इंटरमीडियरीज। तो ये मेरा परचेज कंप्लीट करने के लिए इंटरमीडियरी आ गया बीच में। कई बार सर इसको पेमेंट वापस देना है तो बीच में आ जाता है बैंक। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सब माइक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं सर, ये सब माइक्रो लेवल के फैक्टर है। कौन कौन से फैक्टर हैं, कस्टमर, ध्यान से सुनिएगा सर, कौन कौन सा है, कस्टमर। कस्टमर में लिखा है इन्होंने, पीटर ड्रकनर की डेफिनेशन दी है, इन्होंने बोला कि भैया आपको कस्टमर क्रिएट करने और रिटेन भी करना है। दूसरा बोला कस्टमर कंज्यूमर अलग है, कंज्यूमर सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, कस्टमर हो गया। दूसरा है सर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर भी इंडिविजुअल पर्सन है।
फिर सर कॉम्पिटिटर के जैसा आ गया अपना सप्लायर आ गया, फिर बेटा अपना ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ऑर्गेनाइजेशन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर, एम्प्लॉय आ जाते हैं। फिर उसके बाद अपन ने एक मार्केट देखा जो आपके लिए डिबेटेबल पॉइंट है, स्टार मार्क करेंगे, इसको अलग से याद रखा जाएगा। फिर आइए सर मैक्रो फैक्टर के ऊपर जाते हैं। मैक्रो फैक्टर मतलब वो वाले फैक्टर्स होते हैं जो भैया ओवरऑल सबको परेशान करते हैं। एग्जाम्पल सर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सर आपकी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, सर देश में क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम भी आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप नॉर्थ कोरिया में, तो आप इंडिपेंडेंटली कोई बिजनेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप नहीं, कोई भी बिजनेस नहीं कर सकता। सर मिक्स्ड इकोनॉमी में हर कोई शांति से बिजनेस कर सकता है। अगर मान लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो गवर्नमेंट ही नहीं है। तो ये वाले फैक्टर सिर्फ आपको तंग करते हैं या सबको तंग करते हैं? अगर कोई फैक्टर सिर्फ आपको तंग कर रहा है तो माइक्रो, अगर कोई फैक्टर सिर्फ आपको प्रॉस्पर कर रहा है तो माइक्रो, अगर ओवरऑल सबको तंग कर रहा है या ओवरऑल सबको प्रॉस्पर कर रहा है तो मैक्रो। कितना सिंपल है सर। इसलिए मैंने बोला ये मार्केट तो मैक्रो कंसेप्ट भी हो सकता है, पर यहां पर इन्होंने इसे माइक्रो में लिखा है। आइए सर आगे बढ़ते हैं। पहला फैक्टर क्या है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। स्ट्रिक्ट अवे देखते समझ में आ जाता है, इकोनॉमी में जो भी इंपैक्ट हो रहा है सिर्फ आपको फर्क नहीं पड़ता है, इससे सबको फर्क पड़ता है। रेफर्स टू द नेचर एंड द डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी इन विच इट इज गोइंग। तो सर इसके अंदर इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। ऐसा तो नहीं सिर्फ आदित्य शर्मा के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी, बाकी सबके लिए कैपिटलिस्ट, ऐसा नहीं है सर, सबको ओवरऑल अफेक्ट होता है। इकोनॉमिक कंडीशन एंड फैक्टर। सर इकोनॉमिक कंडीशन देखो, कोरोना, रिसेशन में जा रही है इकोनॉमी, डिप्रेशन में जाएगी, तो भैया इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, भैया गवर्नमेंट ने टैक्स के अंदर रिफॉर्म लाए, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए, एलपीजी पॉलिसी लेकर आए। एलपीजी आपको पता होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लेकर आए। तो क्या सिर्फ आदित्य शर्मा के लिए लेकर आए? क्या सिर्फ अनुकूल के लिए लेकर आए? क्या सिर्फ रौनक बाफना के लिए लेकर आए? सबके लिए लेकर आए सर, सबके लिए लेकर आए। फिर सर पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, यानी पॉलिटिकल भी और लीगल भी, यानी इसके अंदर आपका लॉ आ जाता है। तो भैया जो क्रिमिनल लॉ है क्या एक ही पर्सन के लिए एप्लीकेबल है? नहीं सर, सबके लिए एप्लीकेबल है। सर लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट क्या सबके लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ एक ही कंपनी को लेना पड़ता है? सबको लेना पड़ता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट बोला है, यानी पॉलिटिकल भी है, लीगल भी है। पॉलिटिकल इंपैक्ट है, मोदी सरकार है, सबके लिए इक्वल लॉ है, हाँ सर सबके लिए। कोर्ट के रूल से सबके लिए इक्वल है, हाँ सर सबके लिए इक्वल है। तो पॉलिटिकल एंड लीगल, भैया ये इन्होंने एक साथ जॉइंट वर्ड दिया, पॉलिटिकल लीगल, ये भी अपने कंट्रोल के बाहर है, ये भी यूनिवर्सली सबको अफेक्ट करते हैं। सर डेमोग्राफी, मुझे बताओ पॉपुलेशन कंट्रोल करना, पॉपुलेशन का साइज तुम्हारे हाथ में क्या? काइंड ऑफ यस, काइंड ऑफ नो। थोड़ा सा इंपैक्ट दे सकते हो बच्चे कम पैदा करके, पर बेटा पॉपुलेशन ओवरऑल क्या एक इंसान के हाथ में? नहीं सर, पॉपुलेशन का इंपैक्ट सबको फर्क पड़ रहा है, यस सर। तो डेमोग्राफी भी अपने कंट्रोल के बाहर रहती है। एज स्ट्रक्चर, अब सर लोग बुढ़े हो रहे हैं, कितने लोग 25 के नीचे हैं, कितने लोग 18 के नीचे हैं, कितने लोग 35 से 55 के बीच में हैं, क्या इसको अपन कंट्रोल कर सकते? सर जब अपन किसी को पैदा होने पे कंट्रोल नहीं कर सकते तो सर किसी की एज पे भी कंट्रोल नहीं लगा सकते। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप कुछ स्टेट्स देखेंगे, झारखंड देखेंगे, उड़ीसा देखेंगे, यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस है। अगर आप देखेंगे साउथ में लिटरेट लोग बहुत ज़्यादा है, अगर आप गुजरात में देखेंगे तो बिजनेसमैन ज़्यादा है। तो भैया ये ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये आदित्य शर्मा के हाथ में? नहीं सर, ये मैक्रो लेवल का फैक्टर है। एथनिक मिक्सअप, यहाँ पे स्टूडेंट्स को तकलीफ जाती है बेटा। एथनिक मिक्सअप, लाइक्स कम है आज। एथनिक मिक्सअप, एथनिक्स मिक्सअप मतलब क्या होता है बेटा? कल्चर एक तरह से बेसिकली। महाराष्ट्र में आओगे तो तुम यहाँ पे देखोगे, पूना के अंदर अगर टिपिकली कोई एरिया में जाओगे तो यहाँ पर एथनिक कल्चर इनका क्या बोलता है कि भैया अपन बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह पहन के रहेंगे। तुम राजस्थान में जाओगे तो वहाँ के उनके ट्रेडिशनल कपड़े बिल्कुल अलग है। पंजाब में जाओगे तो भैया बिल्कुल अलग कपड़े हैं उन लोगों के, ठीक है। आप साउथ में जाओगे कपड़े अलग है, ये तो बात हो गई कपड़े की। इसके बाद कल्चर भी अलग अलग है। साउथ में जाओगे तो उनको ग्रीट करने का तरीका, साउथ में आप जाओगे तो आपको पता है कि वो पानी का हंडा रखते हैं और सुबह पानी के हंडे की पूजा करते हैं, क्योंकि जल ही 70% ऑफ आवर बॉडी इज वाटर। तो बोलते जो मेरे शरीर में जाने वाला है उसकी पूजा करते थे, उनका एथनिक कल्चर है। वही अगर मान लो तुम यहाँ पे चले जाओ सिटी में तो भाई पानी को लात मारते हैं, वो तो बॉटल फ्लिप चैलेंज करते हैं। तो ये एथनिक कल्चर है, क्या ये भी मेरे कंट्रोल में है? क्या साउथ के सारे लोग जो पानी की पूजा करते हैं उनको कंट्रोल मैंने किया है? क्या ये जो वेस्टेज करते हैं चीज़ों का या इस तरीके के कपड़े पहनते हैं ये मेरे कंट्रोल में? नहीं सर। लेकिन सर सवाल ये आता है हम सब क्यों पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें? भैया अगर कल करके एथनिक मिक्सअप तेरे अगेंस्ट में चला जाता है,
ठीक है, सोसाइटी तेरे अगेंस्ट में चले जाती है तो तेरे पे इम्पैक्ट तो होगा ना तेरे बिजनेस पे। तो ये बता रहे हैं तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो जो चीजें सीख कर आए, चल भाई तेरी सारी बात मान्य है, अपन सारी बात मान लेते हैं, लेकिन ये सारे फैक्टर्स पे भी तो कंसिडरेशन डालनी चाहिए। फिर मैंने पूछा अच्छा मैं इन फैक्टर पे कंसिडरेशन डालूंगा, मैं ध्यान रखूंगा पॉपुलेशन एस्पेक्ट वगैरह सारी चीज पे ध्यान रखूंगा, मैं ध्यान रखूंगा, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ऊपर वाले फैक्टर पे ध्यान भी रख सकता हूं और उनको कंट्रोल भी कर सकता हूं। तो भैया ये बता रहे हैं कि पोटेंशियली कौन कौन इंपैक्ट देगा, इसमें से जो पहले वाले इंपैक्ट ने इसको तो कंट्रोल भी कर सकता हूं, इसको सिर्फ मॉनिटर कर सकता हूं। सर कोरोना आया रोक सकता था क्या? मैं नहीं रोक सकता था, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस तो चेंज कर सकता था वो मैक्रो फैक्टर, लेकिन मैं उस पर मॉनिटर कर सकता था। लेकिन सर मेरा अगर मान लो इंप्लॉय टेढ़ा जा रहा है तो उसको निकाल के मैं ठीक कर सकता हूं ना। तो डिवाइड करना पड़ता है, माइक्रो क्या है मैक्रो क्या है, दोनों इंपैक्ट डालेंगे, बट माइक्रो कंट्रोलेबल है, मैक्रो इज नॉट इन कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सर अंबानी ज्यादा कमा रहा है बाकी देश की जनता गरीब है, मैं कुछ कर सकता कि नहीं कर सकता सर, मैक्रो। सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर मतलब सर कल्चर लोगों का, सोशल भी कल्चर भी। फॉर एग्जाम्पल अपन डाउरी की बात करते हैं सर, डाउरी, डाउरी सर ये डाउरी जो है ना ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है और कल्चर से भी रिलेटेड है। अभी डाउरी लेने के ऊपर यानी दहेज लेने पर, मराठी में हुंडा लेने के ऊपर आप लोगों को जेल हो सकती है, ठीक है, तो बिल्कुल लेने की कोशिश मत करिएगा। तो भैया ये जो फैक्टर है ये सोसाइटी से भी रिलेटेड है और बेटा कल्चर से भी रिलेटेड है। हमारे ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं सोशियो कल्चर। सर ये जो त्यौहार वगैरह मनाते हैं अपन, नवरात्रि मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, ये कल्चरल भी है और आजकल सोशल भी हो गए। ट्रिपल तलाक ये भी सोशियो कल्चर था, यानी कि जो सोसाइटी और कल्चर दोनों से रिलेटेड है। अब बताओ मुझे, लोग नवरात्रि मनाते हैं, ठीक है, नवरात्रि मनाते, क्या उसको मनाना या नहीं मनाना मेरे कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है बेटा, लेकिन है कौन सा फैक्टर है, सोशियो कल्चर है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी, इंडिया टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहा है या कितना पीछे है, क्या ये मेरे कंट्रोल में बेटा, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। हाँ मेरी कंपनी में कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आ रहा हूं सिर्फ इतना कंट्रोल में है। मान लो मेरी कंपनी में बोल रहा मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं लाना है, मुझे प्रिमिटिव स्टाइल में बनाना है, लेकिन पूरी कंट्री टेक्नोलॉजी लेकर आ गई। भैया मैं नहीं लेकर आना चाहता, मैं नहीं चाहता देश में आए, पर पूरी की पूरी कंट्री टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, क्या मेरे कंट्रोल में? बिल्कुल नहीं है बेटा। ग्लोबल इन्वायरमेंट, आप सभी जानते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बेटा कोई डाउट होगी तो मैं आपसे क्वेरी सेशन में पूछ लूंगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, इतना इजी पार्ट है ना, स्वॉट एनालिसिस, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं सर, चार चीजें होती है, SWOT। मुझे बताओ जब अपने को कोई जॉब मिलता है तो अपन क्या बोलते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी आई। तो भैया अपॉर्चुनिटी वो है जो बाहर से आती है, ठीक है। कई बार बोलते हैं भैया वो कंपनी की जो पॉलिसीज है वो अपने लिए थ्रेट बन सकती है। मुकेश अंबानी इतना बढ़ रहा है कि छोटी छोटी कंपनियों के लिए थ्रेट बन सकता है, तो मुकेश अंबानी का थ्रेट भी बाहर से आ रहा है। सर मैं 12 घंटे पढ़ाई कर सकता हूं, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये इंटरनल है। सर मेरे को खाना खाने के बाद तुरंत नींद आ जाती है, ये इंटरनल है। कहने का मतलब क्या है सर, अब हमने सब सीख लिया, अब हमने सब सीख लिया है, माइक्रो लेवल पे क्या है, मैक्रो लेवल पे क्या है, सर इन्वायरमेंट के साथ कैसे बातें करते हैं, स्कैनिंग कैसे करते हैं, सर इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब सारी चीजें हम समझ गए। पर सर अब मैं क्या करूं, सर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे मार्केट में उतरूं या नहीं उतरूं, उसके लिए मेरे को अपना स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। सर मुझे अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपनी थ्रेट्स का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। सर सबकी स्वॉट एनालिसिस अलग रहता है। स्ट्रेंथ इज इंटरनल कैपेसिटी, सर इनहेरेंट है, ये इंडिविजुअल से रिलेटेड है। उसी तरीके से सर थ्रेड भी वीकनेस भी इंटरनल है। मैं बोलता हूं मैं बीमार हूं, मेरे अंदर बहुत वीकनेस आ गई, कभी मैंने बोला इकोनॉमी के अंदर वीकनेस आ गई। चाइना से जो खतरा है, अपन क्या बोलते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान से जो टेररिज्म है, दैट इज थ्रेट। तो थ्रेट कभी भी एक्सटर्नल होता है, जो आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है इंटरनल है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट बाहर से आता है। इसी को बोला जाता है स्वॉट एनालिसिस। यानी सर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों लेट्स से आपको एक क्लास स्टार्ट करनी है, मुझे क्लास स्टार्ट करनी है, तो मैं भी अपना स्वॉट एनालिसिस करता हूँ। स्ट्रेंथ, सब्जेक्ट स्ट्रांग है मेरा। सर वीकनेस क्या है, सर मेरे पास रोकड़ा नहीं है। सर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, बहुत लोग सीए बनना चाहते हैं, सर सीए बनना मेरे कंट्रोल में, बट अपॉर्चुनिटी मार्केट दे रही है। सर थ्रेट क्या है, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। सो स्ट्रेंथ और वीकनेस ये दोनों मेरे से रिलेटेड है बेटा। मेरे पास सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाना था, स्ट्रेंथ है, पैसा नहीं है, वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज मार्केट से आ रही है, थ्रेट भी मार्केट से आ रहा है। तो भैया ऊपर के दो इंटरनल है, नीचे के दो एक्सटर्नल है।
आइए साहब पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस फॉर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी विच एन ऑर्गेनाइजेशन कैन यूज। वीकनेस इज इनहेरेंट लिमिटेशन। स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेसिटी, सर अपने अंदर एक छुपी हुई प्रतिभा है सर, वो अपने अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है सर, वो उभर नहीं रही है, तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ एंड इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशन, एक्सटर्नल, एंड सर थ्रेट, सर ये एक्सटर्नल अनफेवरेबल कंडीशन है। सर कितना सिंपल है, काय को लोग इसमें इतना दिमाग लगाते मेरे को समझ में नहीं आता। फटाफट लाइक ठोको बेटा, लाइक से क्या होगा, अपना चैनल बहुत जल्दी ऊपर दिख के आएगा लोगों को। सर कर लेंगे, चैप्टर डन कर लेंगे आज अपन, टेंशन मत लो। तो स्वॉट एनालिसिस में इतना ही है। अब रेगुलर क्लास करोगे या फिर आप मेरा फास्ट ट्रैक करोगे तो दोनों में मैंने भर भर के पढ़ा है बेटा। केस स्टडीज में केस स्टडीज दिए है, ये फास्ट ट्रैक है, फास्ट ट्रैक भी नहीं है तो रिविजन है, रिविजन लिया आगे बढ़े। तो स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेसिटी, वर्ड क्या क्या याद रखेंगे सर, स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी और वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन। सर अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल फेवरेबल चीज है और सर थ्रेट एक्सटर्नल अनफेवरेबल चीज है। फिर साहब आइए एक और एनालिसिस है, क्या आपने स्वॉट पे ध्यान दिया बेटा? स्वॉट के अंदर जो एस और डब्ल्यू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ही इंटरनल है और अपॉर्चुनिटी थ्रेट क्या एक्सटर्नल। तो स्वॉट एनालिसिस बोथ इंटरनल एक्सटर्नल के लिए होता है, लेकिन पेस्टल एनालिसिस भी होता है, PESTEL क्या है डिटेल में पढ़ते हैं। तो पेस्टल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इकोनॉमिक यानी मैक्रो इकोनॉमी के लिए होता है, ये इंपॉर्टेंट है सर। पेस्टल जो है ये सिर्फ मैक्रो लेवल पे होता है, ये माइक्रो लेवल पे नहीं होता। ये सारी की सारी चीज है। अभी ऊपर अपन ने क्या किया, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट का एनालिसिस किया। सर पेस्टल भी एनालिसिस करेगा। स्ट्रेंथ वीकनेस के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लिए, पेस्टल में सारे के सारे मैक्रो फैक्टर का सर एनालिसिस करेंगे। ये सारे फैक्टर का एनालिसिस करना रहता है। तो पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि सर इन्वायरमेंट क्या होता है, उसका एनालिसिस क्या होता है, हम कैसे बात करते हैं, हमारा गोल क्या है, जैसे यूपीएस हमारा गोल है, फिर सर स्कैनिंग करने के तरीके क्या है, हमने सारी चीजें पढ़ी। हमने माइक्रो पढ़ा बेटा, हमने मैक्रो पढ़ा, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट भी पढ़ लिया, यानी इंटरनल एक्सटर्नल भी पढ़ लिया। अभी मैक्रो लेवल की कुछ चीजें हैं जो अपने ऊपर इंपैक्ट डालती है, उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आइए साहब पहले पेस्टल को डिकोड करते हैं। P स्टैंड्स फॉर, आइए P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल। सर पॉलिटिकल आप जानते हैं अपने कंट्रोल के बाहर है। E स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, ऊपर भी पढ़ के आए थे बेटा अपन, पॉलिटिकल कल्चरल ये सब अपने बाहर है, इकोनॉमिकल वाले। S से सर आता सोशियो कल्चर, अभी पढ़ के भी आया, समझ के भी आया सर, डाउरी का बताया था वो भी बाहर है। T स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, सर वो भी बाहर है। सर लीगल भी पढ़ के आए थे और इन्वायरमेंटल, सर सारी चीजें अपन ऑलरेडी ऊपर पढ़ के आए हैं। आप अगर आप चेक करेंगे ना यहाँ पे PESTLLL लीगल और एक इन्वायरमेंटल से सब पढ़ के आ गए सर। मैक्रो सब पढ़ लिया, ये भी मैक्रो था, ये भी तो मैक्रो स्टडी थी। देखो एलिमेंट ऑफ मैक्रो यही पढ़ लिया सर, चैप्टर रिपीटिंग इटसेल्फ। पढ़ते हैं सर, पेस्टल का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, PESTLE। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, ठीक है, आपसे पूछेंगे नहीं फुल फॉर्म ऑब्वियसली, लेकिन एक आधा कोई भलता ही बाहर का एलिमेंट दे देंगे माइक्रो वाला। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड इन्वायरमेंटल। अब पढ़ते हैं सर क्या है, 5 मिनट का काम है, चैप्टर डन है सर अपना। पेस्टल एनालिसिस में आइए, सबसे पहले पॉलिटिकल पढ़ते हैं। पॉलिटिकल में क्या है सर, पॉलिटिकल में आपको अब ये चीज़ें बताएंगे, दिस आर जस्ट एग्जाम्पल, और आपको बोला जाएगा ये किस तरीके से आपके बिजनेस को हैम्पर करते हैं। अब आप लोग ही खुद एनालाइज करेंगे। लेट से आप बीड़ी बेचते हैं बेटा, बीड़ी बेचने वाला मतलब बीड़ी मैन्युफैक्चर करते हैं, बीड़ी या फिर सिगरेट मैन्युफैक्चर करते हैं। अब अपन एक एक पॉइंट लेंगे और तुम खुद ही इम्पैक्ट एनालाइज कर लेना खुद के ही दिमाग में कि अगर पॉलिटिकल ये वाला पॉइंट रहा तो अपने को क्या इम्पैक्ट आएगा। बेटा अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, रोज गवर्नमेंट नए टैक्सेस या फिर झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद नहीं करवा रही है, तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। यस सर। पॉलिटिकल प्रिंसिपल एंड आइडियोलॉजी, सर मोदी सरकार बोल रही है नशा मुक्त बनाना है देश को, आपका बिजनेस डूब जाएगा। यस सर। तो ये मैक्रो फैक्टर है, सिर्फ तेरा धंधा नहीं बंद करवाना चाहते मोदी, सबका धंधा बंद करवाना चाहते, तो ये पॉलिटिकल है। करंट एंड फ्यूचर टैक्सेशन पॉलिसी, आज पता चला कि कुछ टैक्स नहीं है, पर 1 साल बाद वो बीड़ी के ऊपर, तंबाकू गुटखे के ऊपर भयंकर टैक्स लगाने वाले, ये भी तो पॉलिटिकल चीज़ ही है बेटा। गवर्नमेंट के हाथ में, क्या तुम्हारे धंधे को इम्पैक्ट लाएगी? यस। तो तुम कितना भी डिमांड सप्लाई पढ़ लो सर, पॉलिटिकल फैक्टर, मैक्रो फैक्टर, कुछ ना कुछ प्रेशर डालने वाला।
रेगुलेटरी बॉडी एंड प्रोसेस, तुम्हें बोला कि 17 डिपार्टमेंट से तुम्हें लाइसेंस लेकर आना पड़ेगा, तुम बोलेगा मैं नहीं करता ये बिजनेस, इतने लाइसेंस, इतनी फॉर्मेलिटीज, तो भैया ये भी पॉलिटिकल है, तुम्हारे बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी इंपैक्ट करेगी, ऑब्वियसली सर। गवर्नमेंट टर्म एंड चेंज, ये सबसे ज़्यादा लोगों को समझना नहीं। तुम्हें पता है इलेक्शन में जनरली जो पिछली गवर्नमेंट रहती है ना, अगर उसने ज़्यादा खराब काम नहीं किया रहता ना, लोग नई गवर्नमेंट नहीं चाहते, क्योंकि सर आदत हो जाती है। कभी आप किराए के घर में रहे हैं, किराए के घर में जब आप रहते हैं तो दूसरे घर में शिफ्ट करने में आपको तकलीफ होती है, तो चेंजेस तकलीफ देते हैं सर चेंजेस तकलीफ देते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं, नहीं भैया जैसे चल रहा है, जैसे कट रहा है कटने दो। क्योंकि जब चेंज नहीं होता ना तो सर इक्विलिब्रियम आता है, सर संतुष्टि महसूस होती है अपने को। तो भैया अगर गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है, हर 2 साल में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, क्या धंधा करोगे आप? सर नया कॉन्ट्रैक्टर आ गया, नया वो पैसा मांग लेगा, नया कॉर्पोरेटर आ गया, वो नया पैसा मांग लेगा, तो सर आप चाहते हो कि 10-10 साल तक सेम इंसान राज करे। ट्रस्ट एरिया ऑफ पॉलिटिकल लीडर, यानी कि सर कुछ जगह उनका गढ़ रहता है। जैसे अपन देखेंगे बारामती, मैं आपको बताता हूँ, बारामती शरद पवार साहब का घर, मतलब एक तरह से गढ़ बोला जाता है उनका, वो पूरा डोमिनेंस है बेटा वहाँ पे। वो एरिया में अगर आप देखोगे ना, क्या फ्लरिश किया है उन्होंने। ठीक है, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं वो, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर आप बारामती जाओ बेटा, क्या उन्होंने हालत बदल दी वो जगह की, क्या से क्या बना दिया उसको उन्होंने, इतनी इंडस्ट्री, इतना फ्लरिश कर दिया, यानी कि बहुत अच्छा बना दिया है। तो भैया अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है किसी का वहाँ पे, वहाँ का लीडर वहाँ पे रह चुका है, तो भैया तो भी फर्क पड़ जाता है। तो ये सारे फैक्टर इम्पैक्ट करते हैं। पी पेस्टल में का पी कर लिया। अब आइए ई पढ़ते हैं, इकोनॉमिक। सर इकोनॉमिक सिचुएशन एंड ट्रेंड, सर इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, आपका धंधा बंद पड़ सकता है। मार्केट एंड ट्रेड साइकिल, सर इकोनॉमी एकदम बूम पे जा रही है, तो सर आपका बिजनेस बढ़ सकता है। सर स्पेसिफिक इंडस्ट्री फैक्टर, यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भैया जो टोबैको इंडस्ट्री है ना, वो नहीं आनी चाहिए मेरी कंट्री के अंदर। इसका मतलब है स्पेसिफिक इंडस्ट्री कोई पॉलिसी के थ्रू दबा दिया गया। तो बेटा हो सकता है कि कई बार ये वाला फैक्टर इधर भी प्रकट हो सके, आपसे पूछते नहीं है ये सारी चीज़ें, नहीं पूछते हैं, पर प्रकट हो सकता है। कस्टमर एंड यूजर्स ड्राइवर, यानी कि कल करके पूरी इकोनॉमी ने ही चाइनीज़ गुड का त्याग कर दिया। इसका मतलब है कि कस्टमर ने त्याग कर दिया चाइनीज़ गुड का, तो भैया इकोनॉमिक फैक्टर है। मैं चाइना से इंपोर्ट करके बेचता था, इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी बनी, ताना तानी ऐसी बनी सर कि लोगों ने, कस्टमर ने, लोगों को मुझसे तकलीफ नहीं, आदित्य शर्मा से तकलीफ नहीं, पर आदित्य शर्मा चाइनीज़ प्रोडक्ट बेच रहा था, हम चाइनीज़ प्रोडक्ट नहीं परचेज करना चाहते। तो भैया ये कस्टमर एंड यूज ड्राइवर्स। इंटरेस्ट एंड एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली सर अगर मान लो, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, लेट से मैंने $1000 का इंपोर्ट किया, तो आइडियली मेरे को इसको लेट से 2 महीने बाद पेमेंट देना है, 70 रुपये के हिसाब से 70,000 रुपये देने पड़े। पर सर अगर मान लो $1000 का पेमेंट 2 महीने बाद करना था, सडनली रेट 80 रुपये हो गया, भैया मैंने तो ये जो गुड्स है ना 75,000 में बेचे थे, मुझे लग रहा है 5,000 का प्रॉफिट कमाया, पर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होने के कारण अब मुझे 80,000 पे करने पड़े, सर मेरा लॉस हो गया, मैंने धंधा बंद कर दिया। तो एक्सचेंज रेट भी कई बार आपको तकलीफ देता है। इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, सर इट इज़ वेरी कॉमन रीजन। इन्फ्लेशन होता है, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी राइज, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। स्ट्रेंथ ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग, अगर कंज्यूमर खर्च करने वाला इंसान है तो आपका धंधा चलेगा, नहीं खर्च करने वाला धंधा नहीं चलेगा। तो ये सारे फैक्टर इकोनॉमी के जो आपके हाथ में नहीं है, इसमें से कोई भी फैक्टर आपके हाथ में नहीं है, बस कैटेगराइजेशन दिया है। अच्छा सर लाइफस्टाइल ट्रेंड, मैं खादी के प्रोडक्ट बनाता था और सडनली लोगों को सिल्क पसंद आ गया, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा, मेरा प्रोडक्ट चले गया तो बंद हो जाएगा। डेमोग्राफी, अब भी ऊपर पढ़ के आया अपन बेटा, डेमोग्राफिक। कंज्यूमर्स एटीट्यूड एंड ओपिनियन, अगर मान लो कंज्यूमर ने ठान के ही रखा है कि इस एरिया के अंदर इस बंदे का प्रोडक्ट चलने ही नहीं देना है, कुछ भी हो जाए, लेट से जनरली अपन ने देखा है हरियाणा वगैरह में जो इंडस्ट्री आती है बाहर से, किसान उसका प्रोटेस्ट करता है, तो भैया क्या होता है, कंज्यूमर का एटीट्यूड है कि भैया कोई बाहरी विदेशी आया तो हम उसको आने ही नहीं देंगे, तो भैया ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ब्रांड, कंपनी, टेक्नोलॉजी, इमेज, अगर किसी कंपनी की ब्रांड, टेक्नोलॉजी और इमेज स्ट्रांग है तो प्रोडक्ट बिकेगा, अगर ये चीज़ आपकी नज़रों से उतर गई तो डूब जाएगा। ऐसा होता है, इसलिए बोलते हैं इमेज बनाने में सालों लगते हैं, गिरने में 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। तो मान लो किसी कंपनी में स्कैम हो गया, जैसे किंगफिशर में स्कैम हो गया, तो उसकी इमेज खराब हो गई, जैसे इमेज खराब हो गई लोगों ने उसको थ्रो कर दिया। सोशल, सर सोशल में क्या है, पीपल की बात करते हैं। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स बाइंग पैटर्न, सर कंज्यूमर का जनरली मैंने देखा है कि वो मंथ एंड में बाय ही नहीं करता, मंथ के स्टार्टिंग में पैसा आता है तभी बाय करता है।
तो भैया ये भी एक चीज़ है जो मेरे हाथ में नहीं, कंज्यूमर के हाथ में। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पूरा 365 दिन काम करने से अच्छा हफ्ते के 15 दिन स्टार्ट रखूँ काम, हफ्ते के 15 सॉरी महीने के 15 दिन काम स्टार्ट रखूँ और महीने के 15 दिन कुछ और काम करूँ। तो भैया मेरा बिजनेस क्या करना, कैसे करना, वो डिपेंड करता है लोगों के बाइंग पैटर्न के ऊपर भी। जैसे कि मैं क्रैकर का बिजनेस करता हूँ, क्रैकर्स बेचता हूँ, मुझे पता है बाइंग पैटर्न का मैं दिवाली टाइम पे ही आने वाला है, तो भैया दिवाली के टाइम पे मैं स्टॉल लगाएगा, 12 महीने लगा के काय को फायदा है। एथनिक रिलीजियस फैक्टर, अगर मान लो किसी ने डिसाइड करके ही रखा है कि भैया हमारे एरिया में मीट बिकना ही नहीं चाहिए, ये एथनिक या रिलीजियस फैक्टर। मैं आपको बताता हूँ, पूना में एक एरिया है सदाशिव पेट, सदाशिव पेट, वहाँ पे मोस्टली ब्राह्मण लोग मिलेंगे तुम्हें, तो वो एरिया में आपको नॉनवेज रेस्टोरेंट भी नहीं मिलते हैं। ये मेरा डीप एनालिसिस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मेरा एक फ्लॉप बिजनेस था, उस फ्लॉप बिजनेस में रेस्टोरेंट का था, उसके अंदर जो मेरा पार्टनर था ना, उसने गफला किया क्यों, क्योंकि वो मेरा सारा का सारा पैसा उठा के दूसरी जगह एक होटल में डाल रहा था, मुझे नहीं पता था ये, तो वो नॉन वेजिटेरियन होटल बना रहा था। तो हुआ ये कि उसका इंटेंशन खराब नहीं था, मतलब नॉन वेजिटेरियन बना रहा है, वो सारी चीज़ें साइड में रखते हैं, पर उसका इंटेंशन खराब नहीं था, उसने सदाशिव पेट एरिया में खोल दिया, लोगों ने बंद करवा दिया उसका होटल। तो एथनिक रिलीजियस फैक्टर। मीडिया व्यू एंड परसेप्शन, सर ये सबसे ज़्यादा देखो, मीडिया व्यू एंड परसेप्शन। मुझे नहीं लगता रिया चक्रवर्ती ने मर्डर किया होगा, ठीक है, लेकिन मीडिया ने क्या व्यू बना दिया, उसके कारण उसकी इमेज गई। तो मीडिया के व्यू के कारण भी आपके परसेप्शन बदल जाते हैं। ये तो भैया लाइव एग्जाम्पल है, आज तक वाली तो सीधा जेसीबी के अंदर चढ़ जाती है वो कंगना का घर तोड़ने के लिए। टेक्नोलॉजी, सर टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, ये भी अपने हाथ में नहीं। मेट्रो की टेक्नोलॉजी क्या है, अपने हाथ में नहीं है साहब। तो सही है, रिप्लेसमेंट टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन, ये भी अपने हाथ में नहीं है। मैच्योरिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं आज जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करके लाया जापान से, वो कितने साल में ऑब्सोलीट हो जाएगी, कितने साल में खराब हो जाएगी, इससे भी बेटर टेक्निक कब आएगी मेरी कंट्री में, बेटा ये भी मेरे हाथ में नहीं है। मेट्रो के लिए जो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं वो मेरे हाथ में है ही नहीं। मैन्युफैक्चरिंग मैच्योरिटी एंड कैपेसिटी, सिर्फ टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहे हैं। इनोवेशन पोटेंशियल, सर डेवलपमेंट कितना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ड्रग ट्रायल में कितनी टेक्नोलॉजी आने वाली मुझको क्या पता। टेक्नोलॉजिकल एक्सेस, लाइसेंसिंग एंड पेटेंट, सर इंडिविजुअल लाइसेंस एंड इंडिविजुअल पेटेंट माइक्रो है, ठीक है, पर ये क्या बोल रहे हैं, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट एंड पेटेंट रिक्वायरमेंट है, तो सबके लिए आती है, ये भी मेरे बाहर है, ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। एंड आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फिर सर लीगल देखते हैं, कानून सबके लिए इक्वल एप्लीकेबल है ऐसा कहा जाता है, पर आप जानते हैं कानून तो अंधा है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ सबके लिए एप्लीकेबल है, सारी कंपनी के एप्लीकेबल है। इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट लॉ, कंपटीशन लॉ, हेल्थ एंड सेफ्टी लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड लॉ, रीजनल लेजिस्लेशन, सर सारे के सारे सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको पता है स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा करके एक जगह है, वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस ने शायद स्विट्ज़रलैंड ने ही सिर्फ अपनी कंट्री के लिए, पता है आपको क्या वेज रेट रखा हुआ है, मिनिमम बेसिक वेज रेट कितना रखा है मंथली, क्या अंदाजा है आपको, सर 3.25 लाख रुपए, अगर रुपी टर्म में कन्वर्ट करो 3.25 लाख रुपए गई से गई हालत में किसी ना किसी को मिलना ही चाहिए। अपर लिमिट तो सर भयंकर है, मिनिमम 3.25 लाख, सर मिनिमम 3.25 लाख रुपए। लेकिन सर अगर आप वहाँ पे रहोगे ना, तो वहाँ पे खर्चा इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेविंग्स नहीं होती, पर उसको इंडियन टर्म्स में कन्वर्ट करो सर 3.25 लाख रुपए होता है। गजब है ना। मिनिमम वेजेस है सर, हमारे यहाँ मिनिमम वेजेस पता है कितने हैं आपको, 40 या 50 रुपये पर डे, यानी 2,000 रुपये। अरे तुम भी तो मिनिमम वेजेस पे काम करोगे 3,000 रुपये में ना, 3.25 लाख रुपये, 3,000 रुपये। सर इन्वायरमेंटल भी फैक्टर्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल इशू, सर ग्लोबल वार्मिंग हमारे बाहर है। इन्वायरमेंटल हजार्ड, इन्वायरमेंटल लॉज एंड लेजिस्लेशन, एनर्जी कंजम्पशन, वेस्ट डिस्पोजल, सर ये सारे के सारे फैक्टर हमारे हाथों के बाहर है। तो इन्होंने पेस्टल को डिटेल में बताया। सर अब लास्ट पढ़ते हैं अपन, स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्ड, फटाफट कर लेते हैं। क्या बात है, अपन ने सिर्फ आधे घंटे में चैप्टर कंप्लीट करने पर आ गए अपन। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स अपन आखिरी के 10 मिनट के पैच के अंदर लेटर हाफ को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, सर हमने रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये सीख लिया है। कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सर, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, आइए चेक करिए। सर रिस्पॉन्ड देखो कैसे करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, कॉम्पिटिटिव एंड कलेक्टिव, ये रिस्पॉन्ड करने का तरीका था। मैंने आपको बोला था या तो लिखित तौर पे, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे, कई बार कॉम्पिटिटिव, कई बार कलेक्टिव। सर यहाँ पे वर्ड का डिफरेंस समझो। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स, सर ये जो आप रिस्पॉन्स दे रहे हो समझा, पर इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, यानी आप रिस्पॉन्स दे रहे हो, ध्यान से समझना, आप कलेक्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो या एडमिनिस्ट्रेटिव दे रहे हो, इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है आपकी, सर ये बताओ।
रिस्पॉन्ड तो कर रहे हो सर, समझ में आ गया रिस्पॉन्ड कैसे करते हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स, सर क्या करते हो वो समझा हमको, पर सर उसके पीछे स्ट्रेटेजी क्या है। देखो भैया 3 पॉलिसी और तीनों इसके अंदर सिमिलर इंडस्ट्री के अंदर आने वाली कंपनी बताता हूं। लीस्ट रेजिस्टेंस, सर लीस्ट रेजिस्टेंस यानी सर हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम रिस्पॉन्ड ही नहीं करेंगे। सर हम बीएसएनएल है, एग्जांपल बीएसएनएल, सर बस जो कानून है, अगर गवर्नमेंट टेलीकॉम स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ चेंज करते तो हम थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, ट्रायल आने के लिए बोलते तो हम ये ले आएंगे, हम हमारी तरफ से आगे होकर कुछ नहीं करने वाले सर, हम लीस्ट रेजिस्टेंट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, हमारे पास कस्टमर आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया सर, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर दूसरा आता है प्रोसीड विथ कॉशन, सर धीरे धीरे से रिस्पॉन्ड करेंगे, यानी इसकी तरह बीएसएनएल की तरह इग्नोरेंट नहीं रहेंगे, लेकिन सर एग्रेसिवली मार्केट को तोड़ने के लिए भी नहीं जाएंगे, सर प्रोसीड विथ कॉशन, आगे बढ़ेंगे लेकिन संभल संभल के। सर बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, यानी कि सर ये ऐसे है ना कि समझदारी से आगे बढ़ते, ये तो बढ़ते ही नहीं आगे, लीस्ट रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, जान दे, तेल लेने जान दे। अच्छा वो जियो अच्छा चल रहा है, बीएसएनएल वाला बोल रहा है जियो अच्छा चल रहा है, उसको कस्टमर केयर पे कॉल आता है बीएसएनएल वाले को, हेलो साहब हमारा बीएसएनएल का जो कनेक्शन लिया था चल नहीं रहा, तो बीएसएनएल वाला बोलता है एक काम करो, मुझे भी रेंज नहीं आ रही, आप मेरे जियो के नंबर पे कांटेक्ट करो, जिसको जोक समझ में आया ठीक, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। मतलब साहब बीएसएनएल को कोई फर्क ही नहीं पड़ता सर, लीस्ट रेजिस्टेंट, फर्क ही नहीं पड़ता। दूसरा आता है सर धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे दिल को चुराना, यानी प्रोसीड विथ कॉशन सर, धीमे 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 धीमे। एग्जाम्पल एयरटेल, सर एयरटेल बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स भी देता है, लेकिन ऐसा काटने वाला कॉम्पिटिशन नहीं करता। और सर एक है डायनामिक रिस्पॉन्स, सर तोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा, फोड़ दूंगा, सर जियो हूं मैं, सर जियो धन धनाधन, सर टीम खरीद रहा है, क्या कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है, लीस्ट रेजिस्टेंट। एक सेकंड दोस्तों, मुझे कुछ एक क्रिएटिव चीज याद आई, क्रिएटिव चीज याद आती है तो तुरंत लिख लेना चाहिए। ठीक है, तो भैया 3 टाइप अपने को, सेम इंडस्ट्री में 3 टाइप की स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिकली कैसे आगे बढ़ता है, एक लीस्ट रेजिस्टेंस है, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीड विथ कॉशन एंड डायनामिक। सर आई होप इट इज क्लियर। अब आप आपके फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करेंगे, अब आपके फ़ोन का रिकॉर्डर, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है, अपन मर्ज करेंगे इससे बाद में। कोई तो भी अच्छा वॉइस जिसकी अच्छी हो ना, यानी फ़ोन के अंदर वॉइस वगैरह सही आ रही है, वो मुझको मेरा व्हाट्सअप पर भेज भी देगा। मेरे को अगर एक क्रिएटिव चीज़ मिलती है ना, तो मैं आपको 1 सेकंड के लिए दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड नहीं सर 1 मिनट। मिल नहीं रहा, मैंने बहुत अच्छी फ़ोटो देखी थी, जो आपको एग्जाम्पल एकदम सुपर हिट फिट तरीके से बता सके। मिल गई, लेकिन 2 अलग अलग पिक मिली है। मुझे बस 1 सेकंड दीजिएगा। मैं इसमें इंपोर्ट कर लूँ। आप सब लोग हैं जी, थैंक यू, thank you for waiting and understanding that I am searching something beautiful for you to understand the types of strategies.
धीमे 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 सट मेरा सीना सीना सीना। सर ये देखिए, लीस्ट रेजिस्टेंट, भाई सब फिक्स है, पता है अपने को कौन जीतने वाला पता है, लीस्ट रेजिस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को साहब, जो है टीम खरीद लेंगे, अंपायर खरीद लेंगे। प्रोसीड विथ क्वेश्चन, खुशी मनाओ पर तरीके से। सर डायनामिक, अति उतावला, देखो साहब, लीस्ट रेजिस्टेंट, प्रोसीड विथ क्वेश्चन, डायनामिक। सर आग लगा दूंगा, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। आई होप यू गॉट इट। चलिए स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करिए। आई होप यू लाइक्ड इट। ओके, सो सेकेंड पार्ट, एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। एलिमेंट ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट मतलब वो होता है जो स्मॉल एरिया या फिर इमीडिएट पेरिफेरी के अंदर होता है, इसको टास्क इन्वायरमेंट भी बोला जाता है। सबसे पहले आता है इसके अंदर कस्टमर। कस्टमर, पीटर ड्रकनर ने क्या बोला है कि कस्टमर क्रिएट भी करना, रिटेन भी करना। कस्टमर कंज्यूमर दोनों अलग है, कंज्यूमर सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। फिर आता है कॉम्पिटिटर, ये भी माइक्रो है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स आ सकते हैं, ठीक है, अगर मान लो लिस्टेड कंपनी तो बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स रहेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहेंगे, एम्प्लॉयज भी रहेंगे। फिर आएगा मार्केट, ये चीज़ आपको याद रखनी है, मार्केट यानी कि ये मैक्रो फैक्टर लग सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने माइक्रो में लिखा है, हमने कितना मार्केट खुद के लिए ओपन करके रखा है वो। फिर आते हैं सप्लायर और इंटरमीडियरीज, इंटरमीडियरीज में बैंक आएंगे, ट्रांसपोर्टर आएगा, एक्सेट्रा। फिर मैक्रो लेवल के एलिमेंट्स देख लेते हैं। भैया मैक्रो लेवल के एलिमेंट्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड रहते हैं, ठीक है। पहला है इसके अंदर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कौन सी, इकोनॉमिक कंडीशन क्या, इकोनॉमिक फैक्टर क्या, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। फिर पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट, यानी पॉलिटिकल फैक्टर्स और लीगल फैक्टर दोनों हमारे हाथ के बाहर है। डेमोग्राफी यानी कि पॉपुलेशन से रिलेटेड, पॉपुलेशन का साइज, उनकी एज, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितने अमीर, कितने गरीब, कितने बुढ़े, कितने जवान लोग रहते हैं। एथनिक मिक्सअप यानी कि एक कल्चर इनका, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पैसा किस तरीके से बटा हुआ है इन्वायरमेंट इकोनॉमी के अंदर। फिर आता है सोशियो कल्चर, सोशियो कल्चर है सोसाइटी और उनके कल्चर से रिलेटेड, यानी कि जो लोगों की जनरल बिलीफ रहती है, जैसे डाउरी हो गई वगैरह, ये सारी चीज़ें, 18 साल की उम्र में बेटी की शादी करवा दो, ये सारी चीज़ें। फिर बेटा आता है टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी भी हमारे कंट्रोल के बाहर है। लास्ट वन आता है ग्लोबल, ग्लोबल भी एज यू नो इट इज़ अ मैक्रो लेवल फैक्टर। एनालिसिस के अंदर हमारे पास दो पार्ट आता है, स्वॉट एनालिसिस और पेस्टल एनालिसिस। स्वॉट आता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ इज इनहेरेंट कैपेसिटी, वीकनेस इज इनहेरेंट लिमिटेशन, अपॉर्चुनिटी इज फेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर एंड थ्रेट इज अनफेवरेबल एक्सटर्नल फैक्टर। तो भैया स्वॉट एनालिसिस को ध्यान से देखोगे, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों है। अब अगर अपन बात करेंगे पेस्टल एनालिसिस की, तो पेस्टल एनालिसिस में P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक, S स्टैंड्स फॉर सोशियो कल्चर, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजिकल, L स्टैंड्स फॉर लीगल एंड E स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंटल। वी आर स्टडीइंग ईच एंड एवरी फैक्टर इन डिटेल, उनका मीनिंग भी समझा अपन ने, और ये चीज़ देखिए कि ये सारे के सारे फैक्टर्स, दिस ऑल फैक्टर्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर बिजनेस, दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी देम, ठीक है। ये सब आपको अफेक्ट करेंगे बेटा, ध्यान रखना, अफेक्ट करेंगे, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ और वीकनेस को कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन सर ये पेस्टल एनालिसिस में प्रॉब्लम क्या है, पेस्टल एनालिसिस के अंदर बेसिकली अपन इसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये अंबानी क्यों आ गए बेटा, पेस्टल एनालिसिस में अपन उसको मॉनिटर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं बेटा, उसके अकॉर्डिंगली अपन एक्ट कर सकते हैं, अपन इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल सारे फैक्टर देख लिए, इकोनॉमिक सारे देख लिए, सोशल के अंदर बेसिकली इट इज रिलेटेड टू पीपल, पीपल्स बिलीव। भैया अगर लोगों की नज़रों में तुम्हारी इमेज खराब हो गई ना, तो तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, तो यू हैव टू मेंटेन योर इमेज। टेक्नोलॉजी बात करें, तुम्हारी कंपनी की टेक्नोलॉजी नहीं, कंट्री की टेक्नोलॉजी की बात करें, लीगल एंड इन्वायरमेंटल लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल। फिर अपन ने स्ट्रैटेजी देखी, स्ट्रैटेजी टू रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्ड करने के 3 तरीके होते हैं, कौन कौन से, एक तो कलेक्टिव, एक कॉम्पिटिटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि भाई इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, तो हमने स्ट्रैटेजीज देख ली। कौन सी स्ट्रैटेजी देखी सर हमने पहली स्ट्रैटेजी देखी लीस्ट रेजिस्टेंस। भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को दुनिया जिए मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को पता है सब फिक्स है। भाई ये क्या हो रहा है, देखो ना इसकी हालत, देखो ना क्या हो रही है। फिर उसके बाद अपन ने देखा प्रोसीड विद क्वेश्चन। सर खुशी मनाऊंगी पर धीमे 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 धीमे, और ये अति उतावला, देखो इसकी खुशी तो देखो सर, ये डायनामिक है, डायनामिक है यानी कि ये पहले ही प्रोग्रेसिवली सबसे पहले चेंज ले लेते हैं। आई गेस इट इज क्लियर टू यू गाइस, इफ नॉट नाउ आई विल ओपन अप फॉर डाउट। पढ़िएगा एक बार लीस्ट रेजिस्टेंस को,
लीस्ट रेजिस्टेंस, सम बिजनेस जस्ट मैनेज टू सर्वाइव, सर कैसे तो भी कोप अप कर लेंगे। प्रोसीड विथ कॉशन, एट नेक्स्ट लेवल द बिजनेस टेक इंटेलिजेंट interest to adapt the changes, and dynamic में क्या है, it is still higher level for those business that regard the external environment force as partially manageable and controlled by their action। मतलब सर जियो ने बोला कि भैया लोगों की सोच कंट्रोल में करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है फुल्ली, लेकिन उसने तोड़ के बताया सर डायनामिक रिस्पॉन्स के जरिए। यानी कि ये सारी चीज़ों में ना, ये सारी चीज़ों में या तो तुम्हें बह जाना पड़ेगा लीस्ट रेजिस्टेंस, या तो सोच समझ के आगे पढ़ना पड़ेगा, तो तोड़ के आगे जाना पड़ेगा। तो ये सबसे हाई लेवल है, ये जियो कर पाया, ये एयरटेल करता है, क्योंकि सर एयरटेल की ऑलरेडी इमेज है, वो चाहकर भी कुछ ज़्यादा तोड़ नहीं कर सकता। तो और ये फाइनली लीस्ट रेजिस्टेंट बीएसएनएल, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारी कंपनी डूबे भी तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया सर अपना, आप मुझे भेज दीजिएगा इसका नोट।